अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर 2020। तो दोस्त इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास मॉडल पेपर 1। जी हाँ दोस्तों, आपका जो ये पेपर आता है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये 50 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें से दोस्तों आपको पास होने के लिए 25 नंबर लाना पड़ता है। देखिए, अगर आप तैयारी 50 में 50 की करेंगे तो जाकर दोस्तों 25 नंबर, 30 नंबर, 35 नंबर आते हैं। कुछ बच्चों के दोस्तों मन में पहले से ही होता है यार कैसे ना कैसे हमारे पासिंग मार्क आ जाए या 25। अगर आप 25 की तैयारी करके जाएंगे तो फिर 25 नंबर लाना मुश्किल होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दें पेपर का पैटर्न क्या होगा। जो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास होगा दोस्तों, ये हमारा पेपर 2 है, मतलब पहले दिन का दोस्तों दूसरा पेपर ये हमारा होता है। और देखिए, इस पेपर में दोस्तों आपको 15 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और 210 क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय के होंगे, जो कि 2-2 नंबर के, या हम कह सकते हैं 20 नंबर के आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पेपर में आते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आप कितने पानी में हैं और अपना अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। सारे प्रश्नों के उत्तर को यहाँ पर छुपा दिया गया, देखिए यहाँ पर हाइड किया गया, सही आंसर यहीं पर हर जगह है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारे प्रश्नों को देखेंगे और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्राविधान संविधान की किस धारा में, आपको ये बताना है। आपके सामने 4 विकल्प हैं, जल्दी से दोस्तों आपको आंसर करना है और पता चलेगा आखिर आप कितने पानी में हैं। तो जितने छात्रों को लगता है कि धारा 45 इसका सही आंसर होगा, वो बच्चे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। फिर अगला प्रश्न हमारा क्या है, इसको जरा देखते हैं। क्वेश्चन है कि हमारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना है। आपके सामने फिर से 4 विकल्प हैं। देखिए दोस्तों, हम सिर्फ सही आंसर ही आपको पढ़कर बताएंगे, तब तक आपको सोचना है इसका सही आंसर क्या हो सकता है। अगर आप तुक्का लगाने वाले छात्र हैं तो तुक्का लगाकर भी अपने एक बार ट्राई कर लीजिए कि आपका तुक्का लग रहा है या नहीं। अगर तुक्का यहाँ लगेगा तो हो सकता है कि पेपर में भी 1-2 क्वेश्चन में तुक्का लग जाए। तो लगाइए तुक्का अभी जरा, नहीं आता तो। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा विकल्प नंबर ब होगा, सन 2009 में। अगला प्रश्न है हमारा कि चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास ने, फिर से आपके सामने 4 विकल्प आते हैं। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा होगा विकल्प नंबर स, आ और ब दोनों। आ विकल्प क्या है, देखिए भारत में विद्यालयों की स्थापना करना, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास थे। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चौथे अध्याय में शिक्षकों के दायित्व दिए गए। ये दोस्तों आपके सामने 4 विकल्प, इसको जरा पढ़िए आप, उसके बाद हम आपको सही उत्तर बताएंगे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर हमारा है उपयुक्त सभी। अगर आपने ये सोचा द वाला सही होगा तो आप बिल्कुल यहाँ पर सही है। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हंटर कमीशन कहते हैं। आपके सामने फिर से 4 विकल्प है, सोचिए और इसका आंसर दीजिए। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा होगा भारतीय शिक्षा आयोग, जिसको हम क्या बोलते हैं, हंटर कमीशन। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आता है हमारा, कोठारी आयोग का गठन हुआ। आपके सामने फिर से 4 विकल्प आ चुके हैं और आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। तो जितने बच्चों को लगता है कि यार इसका जो आंसर होगा 1964 से 66 होगा, वो बच्चे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा के पश्चात आचार्य राममूर्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। कब किया था। 4 विकल्प आपके सामने। इसका जो सही आंसर होगा 16 दिसंबर 1990 में। अगर आपने ये सोचा भी तो आपका सही नंबर, एक नंबर ऐड करते हुए चलिएगा। अगर ये क्वेश्चन सही करें तो एक एक नंबर अपने आप को देते चलिए, तभी तो पता चलेगा ना लास्ट के वीडियो में कि भैया आपके 25 नंबर पहुंचे कि नहीं। आप अगला प्रश्न है कि श्री यशपाल समिति से पूर्व किस समिति ने छात्रों पर पढ़ाई का बोझ के लिए मतलब दोस्तों चिंता व्यक्त की थी। आपको यह बताना, 4 विकल्प देख लीजिए पहले आप, फिर इसका आंसर आप करिएगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा उपयुक्त तीनों होगा। फिलहाल आपके दोस्तों मतलब पटेल समिति ने भी यही कहा, एनसीईआरटी कार्यदल ने भी, आचार्य राम समिति ने भी ये कहा था। ठीक है, राममूर्ति समिति। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत पुनरीक्षण गुणवत्ता, ठीक है, विजन के संदर्भ में निम्न दृष्टिकोण चिन्हित किए गए हैं। तो आपके सामने दोस्तों 4 विकल्प है, सोचिए और इसका आंसर आपको करना है। तो इसका जो सही आंसर फिलहाल यहाँ पर उपयुक्त सभी वाला। देखिए अगर आप ऐसे प्रश्न देख रहे हैं जहाँ पर उपयुक्त सभी का विकल्प है, वो अधिकतर सही हो जा रहा है। देखिए फिलहाल ये 2019 में आए हुए प्रश्न है। अब भाई यहाँ पर ये वाला विकल्प तो सही हो रहा है, लेकिन आपके टाइम में ऐसा होगा या नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तुक्का लगाने वाले छात्र की, ऐसा होगा तो ये वाला भी सही हो सकता है। अगला प्रश्न हमारा आता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ। 4 विकल्प फिर से आपके सामने आ चुके हैं, सोचिए और आंसर करिए आप।
तो जितने बच्चों को लगता है यार 1987 और 88 वाला सही हो सकता है वो बच्चे यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा कि स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना थी। फिर से आपके सामने 4 विकल्प आ चुके हैं और आपको सही आंसर देना है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हमारा है कक्षा 1 से लेकर 8 तक। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं आप विकल्प सही है तो बिल्कुल आप सही हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि स्कूल रेडिनेस कार्यक्रम विद्यालय शिक्षा की तैयारी में निम्न क्षेत्रों पर बल दिया गया। आपके सामने 4 विकल्प देखिए दोस्त, यही है, इसको एक बार आप पढ़िए समझिए और सही उत्तर आपको देना है। तो गाइस इसका फिर से सही आंसर जो हो रहा है वो हमारा हो रहा है उपयुक्त सभी। अब तो कुछ बच्चे तुक्का भी लगाने लग गए होंगे देख कर ही कि जहां उपयुक्त सभी दिख जाए वो सही हो रहा है। ठीक है, 2019 का भाई क्वेश्चन है, तो ठीक है, तुक्के वाले भाई बच्चे उस समय थोड़े बहुत खुश रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCPL संचालित की गई। फिर से 4 विकल्प आपके सामने, इस बार चौथा विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो देखकर सोच समझकर आपको आंसर करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा पहला विकल्प नवी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है ना, इसका आ विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि पोषाहार वितरण योजना को निम्न विचार से प्रारंभ किया गया। 4 विकल्प दोस्तों आपके सामने फिर से आ चुके हैं, देखकर और सोचकर और सही आंसर आपको करना है। जितने बच्चों को लगता है कि पहला विकल्प सही होगा नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए, वो बच्चे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का अंतिम बहुविकल्पीय प्रश्न, ह्रास एवं अवरोध, ठीक है ना, को रोकने के लिए तथा संप्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के अधीन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। 4 विकल्प हैं आपके सामने दोस्तों और सही आंसर करना है। गाइस क्या बताएं आपको, इसका भी जो सही आंसर होगा वो उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, ये विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइस यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चन समाप्त होते, लेकिन कुछ चीजें हम और जोड़ेंगे। उपयुक्त सभी का 1 नंबर ये हो गया दोस्तों। उसके बाद उपयुक्त सभी का कौन सा आया था, ये वाला प्लस एक और कर दीजिए। ठीक है, उपयुक्त सभी हम सिर्फ यहाँ पर देख रहे हैं। 2 क्वेश्चन हो गए, चलिए इसको करते चले। पहला क्वेश्चन ये हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया दोस्तों उपयुक्त सभी का। उसके बाद कौन सा आया था, ये तीसरा क्वेश्चन उपयुक्त सभी का। ठीक है, यहाँ दोस्तों उपयुक्त सभी उपयुक्त तीनों की बात हुई ना, ये चौथा क्वेश्चन हो गया। ये 5वां क्वेश्चन हो गया उपयुक्त सभी का। ये दोस्तों आ व ब दोनों का मतलब होता है ये वही हो गया ना, उपयुक्त सभी तो हो गया। ये छठा क्वेश्चन हो गया दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखते हैं कौन कौन सा। तो मतलब 6 प्रश्न ऐसे आए थे जहां पर यही आंसर किया गया उपयुक्त सभी। तो तुक्का लगाने वाले बच्चे ध्यान रखिएगा आने वाले टाइम में, अगर आपको ऐसा लगे कि उपयुक्त सभी वाला सही आंसर हो सकता है तो आप इस पर तुक्का लगाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल डाउट हो कि हमें कहीं से भी आपको कोई उत्तर सूझ नहीं रहा, तब आप ऐसा सोचिएगा। नहीं तो फिर अगर आपको लगता नहीं यार ये वाला विकल्प हो सकता है, तो आपको उपयुक्त सभी के साथ ना जाकर उसी पर टिक कर देना। अब चलिए आपके शुरू होते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 21A के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार में क्या निहित है, आपको यह बताना है। अनुच्छेद 21A के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार में निम्न बात निहित है। देखिए दोस्तों, राज्य को 6 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। सही आंसर आपने किया तो 1 नंबर जोड़ लीजिए अपने। अगला प्रश्न है कि बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट प्राप्त है, आपको यह बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, तो दोस्तों आपको इसका आंसर खाली हाँ या नहीं में करना है। बताइए क्या छूट प्राप्त है निजी ट्यूशन लेने की, तो इसका आंसर होगा दोस्तों, सोचिए जल्दी आप लोग फिर हम देते हैं। इसका आंसर होगा हमारा नहीं। ठीक है ना। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब और किसने की थी। देखिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना सन 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। फिर अगला क्वेश्चन, मिशन स्कूलों की 4 विशेषताएं बताना। देखिए ये क्वेश्चन आपका फ्री वाला है, अगर आप कुछ भी लिख कर आएंगे बनाकर तो भी 1 नंबर आपको बनेगा। तो देखिए, कक्षा शिक्षण प्रणाली प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं थी। इन स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में छनाई सिद्धांत से क्या आते हैं। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में निस्यंदन या छनाई से तात्पर्य समाज के उच्च वर्ग को दी गई शिक्षा को कालांतर में निम्न वर्ग तक पहुंचाने से है। फिर अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन की शैक्षिक नीतियों से में मतलब शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 आपको बताना है। लॉर्ड कर्जन की शैक्षिक नीतियां, इसको देखते हैं। सन 1901 में लॉर्ड कर्जन से शिमला में एक गुप्त शिक्षा सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य भारतीय शिक्षा का पुनर्गठन और सुधार करना था। इस सम्मेलन में 2 से 150 प्रस्ताव पारित किए गए जो शिक्षा नीति
संबंधी सरकारी प्रस्ताव और कर्जन की शिक्षा नीति के आधार पर बने। इस नीति के दोस्तों अंतर्गत भारतीय विश्वविद्यालय आयोग को नियुक्त किया गया। इसके पश्चात तदुपरांत 11 मार्च 1904 को लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में प्रकाशित भी किया। अब अगला प्रश्न हमारा यह आता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के विषय में आपको क्या कहा गया। देखिए, संपूर्ण भारत में शैक्षिक संरचना एक समान होनी चाहिए। यह शैक्षिक संरचना 10+2+3 के आधार पर होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों आजकल दिन 5+ में डिवाइड हो गया है और इसे सभी राज्य अपने अपने यहाँ लागू करते हैं। शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना पर आधारित होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिना बोझ, ठीक है, शिक्षा बिना बोझ के नामक शीर्षक किसके रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई है, स्पष्ट आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, नाम दोस्तों देना पड़ेगा आपको। किसकी रिपोर्ट में, कौन सी समिति थी वो। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा यशपाल। नाम सुना होगा ना आपने, यशपाल। ठीक है, यशपाल समिति की रिपोर्ट में। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में आ जाते हैं, जिसकी तैयारी अगर आपको होगी तो कर पाएंगे, नहीं तो फिर ये सब क्वेश्चन 0 नंबर भी देकर जाते हैं। NCFTE 2009 क्या। देखिए, शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009। NCFTE 2009 शिक्षा हेतु एक नवीन दस्तावेज है। इसका मुख्य उद्देश्य योग्य, पेशेवर और मानवीय मूल्यों से युक्त शिक्षकों को तैयार करना है। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय को दी जाने वाली किन्हीं 4 वस्तुओं के आपको नाम यहाँ पर लिखना है। तो देखते हैं, एक तो दोस्तों आपका शिक्षक उपकरण हो गया, पाठ्यक्रम शिक्षक संदर्शिका पाठ्य पुस्तक हो गया, कक्षा शिक्षण सामग्री, मानवीय ग्लोब चार्ट, ये सब खेल सामग्री व खिलौने हो गए, विज्ञान किट हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा पी मोस्ट क्या है। देखिए, यह सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संतुतियों से अवगत कराना है। SOPT का आपको पूरा नाम लिखना है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया है, जिसका हिंदी में आपको पूरा नाम बताते हैं, प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। देख लीजिए, इंग्लिश में आपको दोस्तों इसका नाम जोड़कर बताना है। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी होमवर्क होगा। हिंदी में इसका नाम है प्राथमिक, ठीक है, शिक्षकों का विशेष, प्राथमिक शिक्षकों का ना का विशेष। देखिए दोस्तों, जब तक आप कुछ बढ़िया से लिखेंगे ना अच्छे से, तभी दोस्तों आप पेपर में कुछ अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अनुस्थापन काफी बड़ा है दोस्तों नाम, ठीक है, कार्यक्रम। हिंदी है ना इसलिए, इंग्लिश में नाम होता तो बहुत ही छोटा होता। इंग्लिश वाला दोस्तों आपको ढूंढना है। और अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए, फिर से बता दे रहे, प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन हमारा NPEGVFL प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना क्या, ये आपको बताना है। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कक्षा 1 से लेकर 8 तक की बालिकाओं को शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP किस बैंक की वित्तीय सहायता से मतलब संचालित किया गया। तो इसका आंसर दोस्तों हमारा क्या होगा, ये आपको बैंक का नाम बताना है। तो इसका आंसर होगा हमारा विश्व बैंक। ठीक है, इसका आंसर आपको सोचना था, वैसे मैं सोचा सीधे आंसर करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का उद्देश्य क्या है। देखिए, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाल श्रमिकों का पुनर्वास तथा बाल श्रम समस्या का पूर्ण रूप से उन्मूलन करना है। तो दोस्तों, आज हमने आपके सामने 30 नंबर के क्वेश्चन रखे हैं। तो अगर आपने 30 में से 25 नंबर भी प्राप्त कर लिया तो डेफिनेटली आप पेपर में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए, अगर आज की आपकी तैयारी कम थी, बहुविकल्पी क्वेश्चन काफी ज्यादा गलत हुए, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना। मॉडल पेपर का मतलब होता है कि आपकी तैयारी से दोस्तों कम से कम आपको अवगत कराना है कि आप कितने पानी में हैं। तो आपको पता चल चुका होगा कि आखिर आप पानी में कि कहाँ पर हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। और भी मॉडल पेपर देखना चाहते हो तो दोस्तों वीडियो के अंत में कुछ मॉडल पेपर के लिंक आपको मिलेंगे, उसको देखिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, मतलब आने वाली वीडियोस कैसे मिलेगी आपको। फिर मिलेंगे, हैव अ नाइस डे।